नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है मनोविज्ञान, एक विकासशील रूपरेखा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का आधार, परिभाषाओं का विकास और शैक्षिक अनुप्रयोग। यह भी .एड और CTET के लिए एक मास्टर रेफरेंस गाइड है, तो ध्यान से समझते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले समझते हैं शब्द की उत्पत्ति, जो एक भ्रामक शुरुआत है। मनोविज्ञान शब्द दो भागों से मिलकर बना है। पहला है मनो, जिसे अंग्रेजी में साइक कहते हैं, जिसका मतलब है मन या आत्मा। दूसरा है विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में लोगोस कहते हैं, जिसका मतलब है वैज्ञानिक अध्ययन। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, आधुनिक मनोविज्ञान केवल मन का अध्ययन नहीं है। इसका मतलब यह है कि मनोविज्ञान की परिभाषा समय के साथ आत्मा से हटकर व्यवहार की ओर शिफ्ट हुई है। अब समझते हैं मनोविज्ञान का विकास, अदृश्य से दृश्य तक। इसे एक आइसबर्ग यानी हिमखंड की तरह समझाया गया है, जिसके 3 स्तर हैं। पहला स्तर है प्रारंभिक काल, जो अदृश्य है और इसमें मनोविज्ञान को आत्मा या मन का अध्ययन माना जाता था। दूसरा स्तर है मध्यकाल, जो आंशिक दृश्य है और इसमें मनोविज्ञान को चेतना और अनुभव का अध्ययन माना जाता था। तीसरा स्तर है आधुनिक काल, जो पूर्ण दृश्य एवं मापन योग्य है और इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन माना जाता है। तो याद रखिए, यह विकास हुआ है आत्मा से चेतना तक और चेतना से व्यवहार तक। अब हम विस्तार से देखेंगे कि यह विकास किन किन विचारकों के जरिए हुआ, चरण दर चरण। चरण 1 है आचरण का प्रवेश। यह 1908 में विलियम मैकडर्गल ने दिया। उनकी परिभाषा थी, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। उनका मुख्य योगदान था यथार्थ विज्ञान और आचरण को जोड़ना। मैकडर्गल ने मनोविज्ञान को एक वास्तविक विज्ञान का दर्जा दिया और मानव की सामान्य क्रियाओं के साथ नैतिक पहलुओं को भी जोड़ा। चरण 2 है शुद्ध व्यवहारवाद का उदय। यह 1913 में जॉन बी वॉटसन ने दिया। उनकी परिभाषा थी, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। उनका मुख्य योगदान था शुद्ध व्यवहार पर जोर देना। वॉटसन ने मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से पूरी तरह अलग कर दिया। उन्होंने मन और चेतना जैसी अदृश्य चीजों को हटाकर केवल प्रेक्षणीय यानी ऑब्जर्वेबल व्यवहार को ही विज्ञान माना। अब चरण 3 और 4 को साथ में समझते हैं, जो प्रकृति और अनुभव की वापसी को दिखाते हैं। चरण 3 है 1929 में बोरिंग की परिभाषा। उन्होंने कहा, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यह सबसे सरल परिभाषा है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है, यह पशु मनोविज्ञान को नजरअंदाज करती है। चरण 4 है 1938 में B.F. स्किनर की परिभाषा। उन्होंने कहा, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। उनका मुख्य योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। स्किनर ने वॉटसन के केवल व्यवहार वाले सिद्धांत में आंतरिक अनुभवों को फिर से वैज्ञानिक मान्यता दी। यानी वॉटसन ने जिस अनुभव को हटाया था, स्किनर ने उसे व्यवहार के साथ जोड़कर वापस लाया। अब चरण 5 और 6 को समझते हैं, जो वातावरण और समाज से जुड़ाव को दिखाते हैं। चरण 5 है 1947 में गार्डनर मर्फी की परिभाषा। उन्होंने कहा, यह जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन है। उनका मुख्य योगदान था वातावरण और अनुक्रिया को जोड़ना। चरण 6 है 1948 में क्रो एंड क्रो की परिभाषा। उन्होंने कहा, यह मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। उनका मुख्य योगदान था सामाजिक पहलू को जोड़ना, यानी मानव संबंध को मनोविज्ञान का हिस्सा बनाना। अब इन सब विचारकों की परिभाषाओं को मिलाकर हम पहुंचते हैं आधुनिक संश्लेषण तक।
जो 1908 से 1948 तक की इस पूरी यात्रा का अंतिम परिणाम है। आधुनिक मनोविज्ञान बराबर है व्यवहार, जो वॉटसन ने दिया, प्लस मानसिक प्रक्रियाएं या अनुभव, जो स्किनर ने दिया, प्लस वातावरण, जो मर्फी ने दिया, प्लस सामाजिक संबंध, जो क्रो एंड क्रो ने दिया। इन सब का निष्कर्ष यह है, यह वह विज्ञान है जो प्राणियों यानी मनुष्य और पशु दोनों के व्यवहार और अनुभवों का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अब हम मनोविज्ञान से आगे बढ़कर शिक्षा मनोविज्ञान की तरफ चलते हैं, जो एक नया दृष्टिकोण है। इसे एक वेन डायग्राम से समझाया गया है। एक तरफ है मनोविज्ञान, जो वैज्ञानिक सिद्धांत को दर्शाता है। दूसरी तरफ है शिक्षा, जो कक्षा और सीखने को दर्शाता है। इन दोनों के मिलन बिंदु पर बनता है शिक्षा मनोविज्ञान। इसकी परिभाषा है, यह मनोविज्ञान की वह अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड शाखा है जो शिक्षा के संदर्भ में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। अब हम देखेंगे 4 प्रमुख विचारकों ने इसे कैसे परिभाषित किया। यह है शिक्षा मनोविज्ञान के 4 स्तंभ। पहला स्तंभ है स्किनर। उन्होंने कहा, यह संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व का अध्ययन है, जिसमें शामिल है रुचियां, आदतें, क्षमताएं और भावनाएं। दूसरा स्तंभ है क्रो एंड क्रो। उन्होंने कहा, यह जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन है। इसका मुख्य कीवर्ड है जीवन पर्यंत शिक्षा यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तीसरा स्तंभ है कॉल्सनक। उन्होंने कहा, यह सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। इसका मुख्य कीवर्ड है कक्षा में अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस। चौथा स्तंभ है जॉन डीवी। उन्होंने कहा, यह क्षमताओं का विकास है, वातावरण पर नियंत्रण है और उन्नति है। इसका मुख्य कीवर्ड है जीवन के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर कैपेबिलिटी। अब इन सभी परिभाषाओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण देखते हैं, एक टेबल के रूप में। इसमें 4 कॉलम हैं, विचारक, वर्ष, कीवर्ड और मुख्य योगदान। मैकडर्गल 1908। कीवर्ड है आचरण एवं व्यवहार, मुख्य योगदान है यथार्थ विज्ञान। वॉटसन 1913। कीवर्ड है शुद्ध विज्ञान, मुख्य योगदान है केवल प्रेक्षणीय व्यवहार। बोरिंग 1929। कीवर्ड है मानव प्रकृति, मुख्य योगदान है सरलीकरण। स्किनर 1938। कीवर्ड है व्यवहार प्लस अनुभव, मुख्य योगदान है आंतरिक अनुभव। मर्फी 1947। कीवर्ड है वातावरण के प्रति अनुक्रिया, मुख्य योगदान है वातावरणीय संदर्भ। क्रो एंड क्रो 1948। कीवर्ड है मानव संबंध, मुख्य योगदान है सामाजिक पहलू। फिर शिक्षा मनोविज्ञान वाले 4 विचारकों की एंट्री भी इसी टेबल में है। एडस्किनर। कीवर्ड है संपूर्ण व्यक्तित्व, मुख्य योगदान है व्यापक शैक्षिक दृष्टिकोण। एडक्रो। कीवर्ड है जन्म से वृद्धावस्था, मुख्य योगदान है जीवन पर्यंत यानी लाइफ स्पैन। एडकॉल्सनक। कीवर्ड है सिद्धांतों का अनुप्रयोग, मुख्य योगदान है व्यावहारिक उपयोग। एडडीवी। कीवर्ड है क्षमताओं का विकास, मुख्य योगदान है वातावरण पर नियंत्रण। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, मनोविज्ञान का स्वरूप, क्या यह विज्ञान है? इसे एक स्केल के जरिए समझाया गया है। इस स्केल के एक छोर पर है शुद्ध विज्ञान, जो प्योर साइंस है और 100% प्रेडिक्टेबल है, यानी पूर्वानुमान योग्य है। दूसरे छोर पर है दर्शन शास्त्र, जो ह्यूमैनिटीज है और सब्जेक्टिव है। इन दोनों छोरों के बीच में, ठीक बीच में आता है अर्धविज्ञान या सामाजिक विज्ञान, और मनोविज्ञान इसी बीच वाले हिस्से में आता है। इसकी 5 खासियतें हैं जो इसे विज्ञान बनाती हैं। पहली है क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक। दूसरी है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। तीसरी है मापन
यानी मेजरमेंट, चौथी है नियम यानी रूल्स, और पांचवी है पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्शन। लेकिन यह पूर्वानुमान मानवीय चरों के साथ होता है, इसलिए यह भौतिकी जैसा एकदम पक्का नहीं होता। इसका निष्कर्ष यह है, मनोविज्ञान एक व्यवहारिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान है। इसके नियम भौतिकी की तरह कठोर नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चरों यानी सोशल वेरिएबल्स पर आधारित है। अब आते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, क्योंकि यह वो पॉइंट्स हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है विकास क्रम। इसका क्रम याद रखिए, आत्मा, फिर चेतना, फिर व्यवहार। यह 3 शब्द क्रम में याद रखने बहुत जरूरी हैं। दूसरा भाग है महत्वपूर्ण तिथियां। 1879 में विल्हेम वुंट ने पहली प्रयोगशाला स्थापित की। 1913 में वॉटसन ने व्यवहारवाद दिया। 1938 में स्किनर ने क्रियाप्रसूत अनुबंधन दिया। यह तीनों तिथियां और नाम एक साथ याद रखिए। तीसरा भाग है मूल स्वरूप। मनोविज्ञान बराबर है अर्धविज्ञान प्लस अनुप्रयुक्त विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान। यह 3 पहचान मनोविज्ञान के स्वरूप को पूरी तरह परिभाषित करती है। और अंत में अगले भाग के लिए एक संकेत दिया गया है कि अगले भाग में हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का इतिहास और विल्हेम वुंट का योगदान। तो विद्यार्थियों, आज हमने पूरी तरह समझा कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति क्या है, इसका विकास आत्मा से चेतना और फिर व्यवहार तक कैसे हुआ, 6 अलग-अलग विचारकों ने किस तरह इसे चरण दर चरण परिभाषित किया, आधुनिक संश्लेषण कैसे बना, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और इसके 4 स्तंभ कौन से हैं, सभी परिभाषाओं की तुलना कैसे की जाती है, मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है और परीक्षा के लिए कौन से बिंदु सबसे जरूरी है। यह पूरा फ्रेमवर्क आपको B.Ed और CTET दोनों में बहुत काम आएगा।